अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का जो वीडियो जिसके मुतालिक है वो टाइटल देख के ही आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया होगा, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ का बहुत बहुत ज़्यादा अहम पार्ट, जिसने हमारी लाइफ को एकदम से चेंज किया था। लाइक वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ का, क्योंकि उसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूँ अपनी इमिग्रेशन के बारे में, कि क्या हमारे इमिग्रेशन का प्रोसेस था, हमें कितना टाइम लग गया, और उसके अलावा हम लोगों का जब हम लोगों ने कनाडा लैंड किया तो हमें किस तरह की स्ट्रगल देखनी पड़ी, हमने क्या क्या किया एज अ कपल, एज अ फैमिली। और उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं हमेशा से जब मैंने अपने चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे जहन में ये चीज़ ज़रूर थी कि मैं ये इस तरह की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन इतनी जल्दी बनाऊंगी ये नहीं पता था, क्योंकि मेरे जहन में था कि कुछ ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। लेकिन आप लोगों के इतने क्वेश्चंस आए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक के पेज पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें फाइनली अच्छा है कि अच्छा मौका है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों के इंटरेस्ट होगा और अगर मैं इस तरीके से किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो वो मैं आपको ज़रूर कर दूँ। तो अभी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैंने क्या किया है कि मैंने आपके सारे जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे थे उन सब की मैंने बना लिया जी लिस्ट, और मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को मैंने इस पेपर के ऊपर रख दी है, और मैं इस पेपर के ऊपर रखने के बाद इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं भी अपना बस वीडियो स्टार्ट करने लगी हूँ, अपने प्रोसेस को, अपनी चीज़ों को। तो अपने साथ जी, तो हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं, और स्टार्ट मैं करूँगी अपनी लाइफ के उस पार्ट से जब मैं कॉलेज में थी और मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट थे और वो नेस्पार्क में जॉब कर रहे थे। तो हमारी इंगेजमेंट हुई थी 2002 में। तो 2002 में मेरी इंगेजमेंट हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ। और उस इंगेजमेंट के बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का, क्योंकि हम लोग फैमिली से हैं, ये मेरे ताया के बेटे हैं और मैं इनके चचा की बेटी हूँ, तो क्या हुआ कि हमने जब हमारी मंगनी हुई तो मंगनी से पहले ही मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी अपनी इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात, मैं सबसे बड़ा स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो एक्चुअली जब मैं नोट्स बना रही थी तो मेरे हस्बैंड पास बैठे थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं ये बातें सारी करूँगी जो मैंने इस पेपर के ऊपर रखी हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बात ज़रूर शेयर करना कि मेरे हस्बैंड ने किसी भी एजेंट को अप्रोच नहीं किया था, किसी भी लोगों से हेल्प नहीं ली थी। मेरे हस्बैंड ने बाय हिमसेल्फ सारी एप्लीकेशन की, उसको फिल किया, और उसको फिल करने के बाद उन्होंने सबमिट कर दी फीस के साथ। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि जब मेरी मंगनी हुई और हमने स्टार्ट की अपनी लाइक ऐसी लाइफ जिसमें हमें नज़र आ रहा था कि हमारा फ्यूचर एक साथ होगा, तो उस वक्त मेरे मंगेतर ने ऑलरेडी, मेरे हस्बैंड ने, जो मौजूदा हस्बैंड है, इन्होंने ऑलरेडी अपनी इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी। लेकिन इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता था उस वक्त। अभी तो इन्होंने टाइम बहुत कम कर दिया है। लाइक दोनों चीज़ें हुई हैं, एक अच्छी चीज़ अभी हुई है और एक बुरी चीज़ अच्छी है। उस वक्त क्या होता था कि टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होता था, लेकिन ये होता था कि आपको लगता था कि इंशाल्लाह ताला आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी, आपका इंटरव्यू हुआ तो जो भी होगा आपको एतमाद होता था। अभी तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है और मुझे लगता है कि अब कम लोग आते हैं, और मैं इतना डिस्कनेक्ट आ गया हमारा उस पूरे सिस्टम के साथ कि मुझे भी बिल्कुल भी पता नहीं है कि लोग किस तरीके से भी इमिग्रेशन ले रहे होते हैं। तो हमारा क्या था, जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो मुझे पता चला जी मेरे जो फियांसी हैं उन्होंने तो ऑलरेडी इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है। तो नेस्पार्क में बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे थे, आर्किटेक्ट है मेरे हस्बैंड, और उनकी आर्किटेक्चर की वजह से वो नेस्पार्क में बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे। तो हम लोगों का माशाल्लाह, लाइक मुझे लगता था कि हमारा तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा, इवन दो कि हम पाकिस्तान में भी रह जाते हैं तो। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपके मंगेतर ने इमिग्रेशन अप्लाई की है, लेकिन मेरे मंगेतर ने इस चीज़ का कभी भी मेरे साथ इस बात का तस्करा नहीं किया था, और ना कभी उन्होंने कोई प्लान बनाए थे कि हम लाइफ को वहाँ जाके किस तरीके से स्टार्ट करेंगे या हमें अपनी लाइफ वहाँ जाके स्टार्ट करनी है। वो हमेशा इस बात पे यकीन करते हैं कि जो चीज़ आपके पास है उसकी बात करें, जो आपके पास नहीं है उसकी बात नहीं करें। तो बस यही हुआ हमारे साथ कि हम लोगों ने खैर हमारी मंगनी हुई थी 2002 में, तो हमारी शादी हुई थी 2003 के दिसंबर में। तो जब हमारी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड ने, चूंकि आपको मैंने पहले बताया, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी हुई थी। तो उनको यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप लोगों की लाइफ में कोई भी बड़ा चेंज आता है, लाइक कोई भी चेंज आता है, तो आपको कैनेडियन एम्बेसी को आपको अपना सारा कुछ जो अपडेट्स हैं वो देनी पड़ती थी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, शादी के तीसरे या चौथे दिन, आई थिंक या तीसरे या चौथे दिन की बात है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो, मेरा तो आईडी कार्ड भी नहीं है, तो आप पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैंने तो कभी आईडी कार्ड भी नहीं बनवाया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं कि हमने ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो शादी के तीसरे या चौथे दिन हम लोग चले गए थे जी मेरा आईडी कार्ड बनवाने। तो आईडी कार्ड को कुछ दिन लग गए, वो आ गया। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए जी मेरा पासपोर्ट अप्लाई करने। मेरा पासपोर्ट आया तो हमने क्या किया कि पासपोर्ट की कॉपी और मेरी फीस के साथ, जो आपके स्पाउस की जितनी फीस होती थी उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मेरी एप्लीकेशन बनाई, और अपनी एप्लीकेशन के साथ, यानी जो उनकी पहले एप्लीकेशन थी उसके अंदर उन्होंने वो अटैच करके सबमिट कर दी।
तो हम लोग फिर एक पूरा साल था। अब हम लोग, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला था कि मैं ये सब कर रहा हूँ लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा होप्स रखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी लाइफ को देखो, यहीं पे सेट हो गए हैं, जिस तरह की लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजर रही है। लेकिन ये प्रोसेस चूँकि मैंने शुरू किया हुआ था तो मेरा दिल था कि मैं ये प्रोसेस को एंड तक लेके जाऊँ। जी, तो मेरी एप्लीकेशन चली गई, मेरी फ़ी चली गई, तो उसके बाद क्या था कि जी अब हम लोग फिर वेट कर रहे हैं, लाइक, और वेट किस तरह का था कि हम लोग तो आपस में बात भी नहीं करते थे इसके बारे में कि क्या-क्या कोई खबर आई, कोई इत्तला मिली, कोई अपडेट, कोई एनी चीज़, कोई कुछ भी नहीं होता था। तो फिर क्या हुआ कि 1 साल के बाद, लाइक, मेरी शादी हुई थी 2003 के दिसंबर में और 2004 के दिसंबर में मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ, दजाना। तो दजाना पैदा हुआ, अब जी उसका भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी हमारी लाइफ में एक और बड़ा चेंज आ गया है तो अब इसको भी हमें अपडेट करना है। तो क्या हुआ जी, अब रिक्वायरमेंट क्या थी, वो भी एक बड़ी फ़नी स्टोरी है। वो क्या रिक्वायरमेंट थी कि दजाना अब 2-3 दिन का था, तो अब हम लोगों ने बोला कि हमें इसका पासपोर्ट बनवाना है। तो पासपोर्ट के लिए जो पिक्चर रिक्वायर्ड थी उसमें बच्चे की आंखें खुली होनी चाहिए, और आपको पता है कि 2-3 दिन का बच्चा क्या आंखें खोलेगा और किस वक्त खोलेगा आपको पता ही नहीं चलता था। कभी वो रो रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ। तो हमें, वो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के एक फोटोग्राफर थे, वो अंकल थे, तो हमने उनको बोला कि अंकल हम आपको कॉल करेंगे कि जब हमारा बेबी उठा होगा और एक्टिव होगा तो आप राइट अवे आ जाइएगा हमारे घर, तो हम इसकी फ़ोटो बना लेंगे। तो वो इसी तरीके से किया, उनको हमने कॉल किया, अंकल अभी वो उठ किया है 2-3 घंटे की नैप लेके, तो अब आ जाएं जल्दी जल्दी, तो हम उसकी फ़ोटो बना लेते हैं। तो खैर उसकी फ़ोटो बन गई और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग पहुंच गए थे जी पासपोर्ट ऑफिस, मेरे बेटे का पासपोर्ट बनवाने के लिए। पासपोर्ट आ गया तो अब उसकी फ़ी दी, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसकी एप्लीकेशन दी और वो भी सबमिट कर दी। अब जी फिर सुकून, कोई अपडेट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन हो गई, दजाना हो गया, सब कुछ होता गया होता गया होता गया, तो फिर पूरा एक और साल लगा। 2004 के एंड में और 2005 के स्टार्ट में हमें एक लेटर आया। तो वो लेटर आया घर पे और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मुझे वो, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा देखें एक ना कनाडा एम्बेसी से एक लेटर आया, तो आप कहीं तो मैं खोलूं? तो कहते हैं अच्छा तुम खोल के मुझे पढ़ के सुनाओ। तो मैंने उनको पढ़ के सुनाया, तो वो जी हमारी थी इंटरव्यू कॉल। वो हमारे दिन, वो खुशी का दिन था, हम लोग इतने हैप्पी कि हमने इतना जो इंतज़ार किया कि चलो फाइनली बात इधर या उधर कहीं ना कहीं तो लग जाएगी। लाइक हमें वो जो बीच में हम लटक जाते हैं कि फैसले की, क्या फैसला होगा, क्या डिसीजन होगा, तो हम उससे निकल जाएंगे। तो जी हमारा आ गया इंटरव्यू कॉल, और इंटरव्यू था हमारा इस्लामाबाद में। हम इस्लामाबाद में जो कनाडा की एम्बेसी है, हमने वहाँ जाना था। तो दजाना को उन्होंने बोला था कि छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, तो बच्चों को लेके नहीं जा सकते। तो दजाना को हमने छोड़ दिया मेरी अम्मी के घर, और मैं और मेरे हस्बैंड चल पड़े जी इंटरव्यू देने। इंटरव्यू जब हम लोगों ने दिया अपना, तो जब हम इंटरव्यू के देने के लिए गए, तो वो उस, आई डोंट नो अभी क्या चक्कर है, उस वक्त इतना डर लगा, क्योंकि एक स्टेप था, आपने एक जगह गाड़ी पार्क की, वहाँ से आपको वैन्स लेके जाती थी कनाडा एम्बेसी के अंदर, क्योंकि आप अपनी ट्रांसपोर्ट पे जा नहीं सकते थे। फिर जब हम लोग उधर चले गए तो उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है, आपके बैग रख लिए, फ़ोन्स रख लिए, सब कुछ उन्होंने रख लिया। अब जी हम लोग चले गए हैं अंदर। तो अंदर जब हम लोग गए तो अंदर उस वक्त आया हुआ था कश्मीर में कश्मीर में एक बहुत बड़ा ज़िलज़िला आया था उन दिनों में। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पाकिस्तान में, अक्टूबर की बात है, और अक्टूबर में ही हमारा इंटरव्यू था। तो अब क्या हुआ कि अब हम लोग अंदर गए हैं, तो अंदर बहुत लंबी लाइन थी जो लोग इंटरव्यू के लिए गए हुए थे। अब क्या होता था कि हमारी बारी काफ़ी बाद में आनी थी, तो हमसे पहले लोग जा रहे थे, तो जो जा रहा था हर बंदा लाइक सर को ऐसे ऐसे करते आ रहा है। तो दूसरे पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ, तो कहते नहीं इनकार हो गया, इंटरव्यू फेल हो गया, इंटरव्यू फेल हो गया। तो मेरी जो हार्ट बीट थी ना, वो तो 150 पे चल रही थी। लाइक मुझे तो लग रहा था कि लाइक एक मैं फर्स्ट टाइम किसी ऐसी जगह पे गई, इतनी फॉर्मल जगह थी, बहुत ज़्यादा फॉर्मल जगह थी, और मैं उस वक्त बहुत यंग थी। तो उस वक्त आपको ऐसा तजर्बे भी नहीं होते कि लाइफ कैसी गुजर रही है, क्या क्या आपके स्टेप्स हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता था आसान होगा, जाएंगे, इंटरव्यू होगा, पेपर्स मिलेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे जी कनाडा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। अब क्या हुआ कि अब जब मैं इंटरव्यू के लिए हमारी बारी आई, तो मैं और मेरे हस्बैंड अंदर गए, मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, और उन्होंने उसी वक्त हमें बोल दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग पास कर गए इंटरव्यू, और अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है। तो इंटरव्यू के बाद जी नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बोला था कि आपको विद इन 1 to 2 मंथ्स आपको पेपर्स रिसीव होंगे, जिसमें आपका मेडिकल आएगा। और वो मेडिकल क्या होता था, वो आपको पेपर आता था, लेटर आता था, और वो फिर मेडिकल के साथ आपको जाना होता था अपना मेडिकल करवाने, ताकि आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं, और उनके लिए उनके स्पेशल हॉस्पिटल्स होते थे। तो मुझे आज तक याद है कि हम लाहौर में हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में गए थे, और कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है, और उस बॉडी चेकअप के बाद भी आपको काफ़ी दिन वेट करना पड़ता है। तो हमने ऑलमोस्ट आई थिंक वीक और वीक एंड हाफ हम लोगों ने उसका वेट किया था। तो उसकी हमारी जब आई थिंक हमने रिसीव किया था, या मे बी डायरेक्ट वो गया था एम्बेसी, मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन फाइनली हम लोगों ने जी मेडिकल का भी हमारा पास हो गया। मेडिकल का पास हो गया
तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने अपने पासपोर्ट भेजने हैं इस एड्रेस के ऊपर, ताकि फिर आपको इमिग्रेशन के जो पेपर्स हैं वो हम लोग आपको सेंड कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ, मेरे हस्बैंड ने मेरा पासपोर्ट, मेरे बेटे का पासपोर्ट, दजाना का, और अपना पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, कॉपी नहीं है, ओरिजिनल पासपोर्ट हम लोगों ने भेज दी। और अब हम लोग बैठ गए थी दोबारा वेट करने के लिए कि भी कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, कब आएगा। तो उस पर इन लोगों ने तकरीबन 1 से 1.5 महीना और ले लिया। फिर एक दिन हमारे जी पासपोर्ट हमें कॉल आई, फेडेक्स से आई थे शायद, कि उन्होंने बोला कि आप आएँ और आपके ना एक पार्सल है तो आके रिसीव करके जाएं। तो मैं तो घर पे थी, मेरे हस्बैंड गए, रिसीव किया तो देखा तो उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी कि हमारी जी लैंडिंग पेपर है और ये वो। तो वो सारा प्रोसेस हो गया पूरा। उसके बाद एक सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि आप लोग जब एक नई कंट्री में जाते हैं तो आपको पैसों की भी ज़रूरत होती है, आपको अपना घर बार, आपको सब चीज़ें आपकी वाइंड अप करनी पड़ती हैं। और मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ था, 1.5 साल, सवा साल था, सवा या 1.5 साल हुआ था मेरी शादी को। तो हम लोगों ने बोला कि अब क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सब कुछ करना है, चीज़ों को वाइंड अप करना है। तो वो वाइंड अप करने में हमें 1.5 से 2 महीने लग गए। पेपर्स हमारे पास थे, तो जब आपको पेपर्स रिसीव हो जाते हैं, आपके इमिग्रेशन पेपर, उस वक्त, मैं ये बात कर रही हूँ 2006, 5 और 6 की, अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि अभी आपका प्रोसेस क्या है, कितना टाइम देते हैं आपको। उस वक्त आपको विद इन अ ईयर आपको लैंड करना होता था कनाडा। अगर जब जिस दिन आपको पेपर रिसीव होते थे उस दिन से 1 साल तक आपके पास टाइम होता था कि अगर आप चाहें तो आप लेट चले जाएं, चाहें तो जल्दी चले जाएं। अब मेरे हस्बैंड ने बोला अब इतना इंतजार किया है तो जितना जल्दी हो सकता है सब चीज़ें वाइंड अप करते हैं और फिर हम लोग निकल जाते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हम लोगों ने सब चीज़ें कर दी जी, वाइंड अप कर दी। और उसके वो भी एक इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, लाइक बहुत डिफ़िकल्ट, इमोशनल एंड डिफ़िकल्ट। इमोशनल इस तरीके से कि जब आप अपने ये सोचते हैं कि अब अपनी फैमिली से दूर जाएंगे, पास नहीं होंगे, माँ बाप पास नहीं होंगे, बहन भाई। और मैं एक बात कहती हूँ कि जब आप लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं वो बहुत टफ लगता है, लेकिन स्लोली जब आप एक नई जगह पे जाते हैं, सेटल होते हैं, आपकी फैमिली बनती है, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, तो आपकी लाइफ थोड़ी आप संभल जाते हैं। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें तंग नहीं करती हैं जो आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती हैं। तो मेरा भी यही था कि हम लोग जब आ रहे थे तो हमें यही था कि अच्छा फैमिली के बगैर जाना है, क्या करेंगे, अकेले होंगे, वहाँ जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, लाइक इतने क्वेश्चंस होते थे ज़हन में। लेकिन बस उस वक्त ये था कि चलो अब होगी इमिग्रेशन तो फाइनली चलते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड की इतनी अच्छी जॉब थी, तो वो ये सोचते थे कि अब मैं क्या करूं, मुझे जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अभी जाऊं थोड़ा यहाँ पे काम कर लूं, थोड़ा से पैसे इकट्ठे कर लूं ताकि वहाँ जाऊं तो मुझे थोड़ी आसानी हो। लेकिन फाइनली हम लोगों को जब लैंडिंग पेपर मिले थे उससे लेके हमारा कनाडा की लैंडिंग तक का टाइम तकरीबन 2 महीने का था, 1.5 से 2 महीने का। मुझे थोड़े दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा टाइम हम लोगों ने नहीं लिया था। तो जनाब अब हम लोग बैठे प्लेन में, मैं मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड और हम लोग जी बैठे प्लेन में, और अब हम लोग आ गए जी कनाडा। कनाडा लैंड किया तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि अब रहना किधर है। तो रहने के लिए आपको घर चाहिए, घर लेंगे तो आपको यूटिलिटीज़ देनी है, यूटिलिटीज़ आपने देनी है तो उसके बाद आपको सारा कुछ, लाइक आपका फूड किधर से आएगा, आपके मंथली एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे, आपकी हेल्थ, क्योंकि उस वक्त जब हम आए थे उस वक्त कनाडा आपको आते ही हेल्थ की फैसिलिटी नहीं देता था। वो आई थिंक 3 मंथ्स के बाद आपकी वो स्टार्ट होती थी, हेल्थ कवरेज स्टार्ट होती थी। उससे पहले अगर आप बीमार पड़ जाते, अगर आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाती, कुछ भी होता तो वो आपको अपनी पॉकेट से करना होता था। और हमारे पॉकेट में तो कुछ भी नहीं था। जो हम टोटल अमाउंट लेके आए थे, मैंने वो अपने हस्बैंड से पूछ के बाकायदा लिखा है कि वो हम कितना लेके आए थे, तो वो हमारे पास टोटल अमाउंट था $2700, जो कि बहुत कम थे, बहुत कम थे। और हमें यही फिक्र थी कि अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये 2700 हमें कितने दिन हमें इनफ होगा और नहीं इनफ होगा। इस हिसाब से फिर हम लोगों ने वो 2700 डाले पॉकेट में और हम लोग ने वहाँ से फ्लाई करके हम लोग यहाँ लैंड किया। लैंड करते ही जो चीज़ें होती हैं उसका एक अपना ही वो जोन में चले जाते हैं आप, क्योंकि वो इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। नया शहर, नया मुल्क, नई ज़ुबान, नए लोग, लाइक इवन लाइक मुझे इंग्लिश कभी, लाइक मैंने कभी से इंग्लिश बोली नहीं थी पाकिस्तान में। मुझे तो हाँ, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, मुझे लाइक उस तरीके से ठीक था, लेकिन मुझे लैंग्वेज और दूसरा जिसे हम एक्सेंट कहते हैं और ये हमारे एक्सेंट को एक्सेंट कहते हैं, तो ये डिफरेंट। हम कहते थे गोरों का ये एक्सेंट है, उसका ये एक्सेंट है, तो वो हमारा होता था कि वो जब बात करते थे तो आपको समझ नहीं आ रही। मुझे मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह वो इंजीनियर थे और उनका ऐसे लोगों से मिलना मिलाना होता था, लेकिन मेरे लिए ये भी एक चैलेंज था कि एक ऐसी नई जगह पे जहाँ पे लोग डिफरेंट हैं, जहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है, जहाँ पे
हर चीज़ डिफरेंट है, नथिंग इज़ द सेम लाइक। और फैमिली नहीं है, आप अकेले हैं बाय योर ओन, अपने छोटे से बच्चे के साथ और अपने हस्बैंड के साथ। तो ये ज़िंदगी में इतना बड़ा चैलेंज था जिससे हमने गुजरना था। जी, तो अब ये सारे मसले सर उठा रहे थे कि अब ये सारे अखराजात कहाँ से होंगे, क्योंकि यहाँ पे आके एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो ये कहते हैं कि आप जाते हैं तो आपको बहुत पैसे मिलते हैं, आप दरख्तों पे पैसे लगे हैं और आप उतारेंगे और आप खाए पिएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम भी देखना पड़ता है। और ये आपको, जो लोगों ने ये लाइफ गुजारी है, ये सिर्फ उन्हीं को पता होगा, अदरवाइज लोग आपसे रिलेट नहीं कर पाते अगर वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरे। तो अब क्या हुआ कि अब हम लोग आ गए और करना काम था, और मेरे हस्बैंड को करना था क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा था, मैं तो काम भी नहीं कर सकती थी और मेरे हस्बैंड चाहते भी नहीं थे, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अपने घर में रहना है, घर को देखना है और बच्चे को संभालना है। फिर क्या हुआ जी, मेरे हस्बैंड ने एक सर्वाइवल जॉब पकड़ी, लाइक जिसे हम और जॉब भी बोलते हैं, जो आप आते हैं तो आपको आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती है, तो वो सर्वाइवल जॉब की मेरे हस्बैंड ने तकरीबन 2006 के एंड से 2007 में मेरी बेटी पैदा हुई, बेबरस पैदा हुई 2007 के मार्च में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इनफ, मुझसे अब ये जॉब नहीं होती है, मेरे पास ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई थी और मुझे पढ़ाई के ज़रिए ही आगे जाना है। और उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो ये जॉब ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट किया कि वो यहाँ पे रह के और यहाँ की एजुकेशन लें, क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि कनाडा जैसा मुल्क, किसी भी मुल्क, इवन आप यूएसए से आए तो भी आपकी डिग्रीज को नहीं मानता, आपको यहाँ पे आके अपग्रेड करना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसमें तो कोई बुराई नहीं है, तो मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ने में तो मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैं जॉब ढूंढूंगा। तो फिर फाइनली 2007 के मार्च में पैदा हुई बेबरस, और 2007 के सितंबर में मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट की अपनी डिग्री। उन्होंने किया, तो वो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बैचलर्स किया था आर्किटेक्चर में पाकिस्तान से। यहाँ आए तो उन्होंने किया जी लैंडस्केप आर्किटेक्चर में, उन्होंने मास्टर्स में उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया। अब एक और आ गया ट्विस्ट, यहाँ पे मोस्टली मास्टर्स होते हैं 2 इयर्स के, मेरे हस्बैंड का मास्टर था 3 और 3.5 इयर्स का। उस 3.5 इयर्स में क्या हुआ कि अच्छा था कि आप लाइक सर्वाइव कर रहे होते हैं, लाइक आपका घर का अच्छा चल रहा है, हिसाब किताब, आप खाना पीना ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपके पास लग्जरीज नहीं होती थी, आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारते थे। और उस नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, आपको फैमिली को देखना पड़ता है, आपको आप पाकिस्तान में देखना पड़ता है, आपकी फैमिली होती है जिसको आपको सपोर्ट करना है, तो यू नेम इट, इतने मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल थे। तो क्या हुआ कि बेबरस जब पैदा हो गई, अब बच्चे भी 2 हो गए, फैमिली साइज भी बढ़ गया, और हस्बैंड यूनिवर्सिटी में चले गए, मैं बिल्कुल अकेली सारे काम देखने करने। लेकिन गाड़ी वगैरह नहीं थी, हम लोग, मेरे हस्बैंड जाते थे बसेस पे जाते थे, उन्होंने बाइकिंग की, हमें बसेस पे जाना पड़ता था। मैंने बसेस पे इतना टफ टाइम देखा। और पाकिस्तान से आने के बाद जो एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई, वो था यहाँ का एक्सट्रीम विंटर। उफ, ये मत पूछे, ये बहुत बहुत बुरा लगा था मुझे। लाइक मैं आई पाकिस्तान से, हम आए थे जनवरी में, और मैं आई और आते ही स्नो, हर जगह स्नो, वाइट, सब कुछ वाइट। और मेरे पास तो प्रॉपर वहाँ की, जो पाकिस्तान से आप गर्म कपड़े लेके आते हैं, शॉल्स हैं, आपके स्वेटर्स हैं, वो चीज़ें तो आप पहन ही नहीं ना सकते, वो आपके काम नहीं आती। तो जब हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने जॉब स्टार्ट कर दी, सर्वाइवल जॉब, तो ये था, इतना होता था कि हम लोग जाते थे, अपने लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे बनने स्टार्ट हो गए थे कि हम लोगों ने कहा चलो एक अच्छा टाइम गुजर रहा है। उसके बाद क्या हो गया जी, मेरे हस्बैंड अभी अपने 3rd ईयर के एंड में थे, लाइक डिग्री के ख़त्म होने में तकरीबन आप कह लें 7-8 महीने रह गए थे। तो जो मेरे ताया जान हैं, जो मेरे ससुर भी थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनकी डेथ हो गई, तो हस्बैंड को जाना पड़ा पाकिस्तान। तो वो अपने सेमेस्टर के बीच में चले गए थे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान गए। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी तो डिग्री रुक गई, जो आप विंटर में काम कर रहे थे वो अब आपको अगले विंटर में काम करना है, लाइक वो सेमेस्टर आप विंटर के कोर्सेज विंटर में ही लेंगे। उससे क्या हुआ कि 1 साल और मेरे हस्बैंड की डिग्री बढ़ गई। लाइक उनको वो जो उनको मिलना था, फॉर एग्जांपल उनकी जो डिग्री ख़त्म होनी थी 2009 में, वो उनकी ख़त्म होने वाली थी 2010 में। और जब आप एक दफ़ा अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हो, मेरे हस्बैंड की जो डिग्री थी वो थी भी थीसिस एंड रिसर्च बेस्ड थी, तो उसमें भी टाइम एक्स्ट्रा लगना था। तो वो इतना लाइक वो कहते हैं ना कि लाइक जब एक मुश्किल होती है तो आपके साथ ज़्यादा मुश्किलें आती ही जाती हैं, और लाइक जब खुदा सहूलतें पैदा करता है तो फिर सब चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था कि हम लोग जब मुश्किल में थे तो सब चीज़ें ख़राब थी, ये भी ख़राब, वो भी ख़राब, ताया जान भी बीमार हो गए, उनकी बीमारी की टेंशन, फिर
एज अ बेटा, एज अ मैं उनकी भतीजी थी और वो मुझे बिल्कुल अपने अब्बा जैसे लगते थे। तो बहुत मुश्किल टाइम था। फिर मेरे हस्बैंड जब पाकिस्तान गए, मैं ड्राइव नहीं करती थी, मेरे पास 2 छोटे-छोटे बच्चे थे और मीकाइल पैदा हुआ उस वक़्त जब मेरे ताया जान की डेथ हुई। मीकाइल पैदा हुआ था। मीकाइल सिर्फ़ 28 दिन का था कि 28 दिन का था और अ मंथ का, कि जब ये पाकिस्तान गए थे और मैं अकेली बच्चों के साथ कैब्स में जाना, बसेज़ में जाना। कैब्स आप अफ़ोर्ड नहीं करते थे ज़्यादा, तो कैब में सिर्फ़ उस दिन जाना जिस दिन ग्रोसरी करनी है ताकि वापस ग्रोसरी रख के लेके आएँ। अदरवाइज़ आपको बसों पे जाना पड़ता था और बसेस भी इतना आसान नहीं होती थी। मैंने विंटर भी देखे हैं। मैं एक दफ़ा स्नो में गिर गई। मैं आपको लिटरली सही बता रही हूँ कि मैं एक दफ़ा मैं चल रही थी, ऐसे मैं चलती जा रही हूँ और मैं एकदम से स्नो में गिर गई, स्लिप हो गई मैं। उससे क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि स्नो इतनी डीप होगी। मैंने कहा ये रोड है, रोड के ऊपर स्नो है तो मैं चल के यहाँ से पार करके गुज़र जाऊँगी। लेकिन मैं गिर गई उस स्नो में, मैं फँस गई। अब मैंने उस वक़्त मैं स्नो में फंसी हुई हूँ और उधर से एक आदमी आया तो मुझे बोलता है डू यू नीड हेल्प। तो मैंने उसे बोला नहीं, क्योंकि मैं नई नहीं थी, इतनी पुरानी नहीं थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अगर हेल्प लूँगी तो यहाँ पे हेल्प लूँगी तो उसका क्या मतलब समझा जाता है, मुझे लेनी चाहिए नहीं। हम जिस माहौल से आते हैं, जिस मुआशरे से आते हैं, हम लोग इन चीज़ों के आदी नहीं होते। तो मैंने उसको रिफ्यूज़ किया। फिर जो रिंगती मैं निकली वहाँ से, वो मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है। फिर क्या हुआ, कुछ दिन गुजरे और मैं स्नो पे स्लिप हो गई, क्योंकि उस वक्त आपके पास प्रॉपर स्नो बूट्स नहीं होते थे। तो मैं स्नो पे स्लिप हुई। दजाना को मैंने कैरी किया हुआ था। दजाना था तकरीबन 2 साल का, तो स्नो थी तो मैंने उसको कैरी कर लिया। तो मैं घर से निकली थी किसी काम से, हमारे घर के सामने एक छोटा सा स्टोर था, मुझे वहाँ जाना था। तो मैं स्लिप हुई, तो मैंने दजाना को नहीं छोड़ा, उसको मैंने ऐसे पकड़ा तो मेरी जो कोनी है ये पूरी वो आइस के ऊपर वो जैसे वो रगड़ खा गई। तो जैसे उसने रगड़ खाई तो मैंने कहा मेरी तो बाजू टूट गया मेरा। लेकिन बाजू तो नहीं टूटा, लेकिन उसका पेन मुझे आज तक याद है। बहुत मुश्किल टाइम देखा है इतना कि लेकिन उस अल्लाह से उसे कोई शिकायत नहीं है कि उस खुदा ने हमें इतना नवाजा उसके बाद कि मैं कहती हूँ उसका हर पल मैं शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने बड़ा हमारा हाथ पकड़ा और बड़े मज़े करवाए। फिर बाद में तो जनाब हम लोग पहुंचे थे यूनिवर्सिटी में। तो चलो, अब ताया जान की डेथ हो गई, 1-1.5 साल आपकी डिग्री लेट हो गई। अब डिग्री लेट होने का क्या मतलब है जी, डिग्री लेट तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब हम 1 साल फिर घर में बैठे हैं बगैर पढ़ाई के, कुछ भी नहीं कर रहे, घर में बैठे हैं, बस टाइम का वेट कर रहे हैं कि पूरा ये साल गुजरे। पूरा साल गुजरने के बाद मेरे हस्बैंड विंटर के कोर्सेज विंटर में लें, उसके बाद इनको अपना थीसिस लिखना था और उसके बाद हमारी कॉन्वोकेशन होनी थी जब आपको ये डिग्री देते हैं। तो फिर 2010 में मेरे हस्बैंड ने पास की अपनी डिग्री, उनको डिग्री मिली। तो हमने अल्लाह अल्लाह करके सजदे किए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों का ये मुश्किल का टाइम गुजरा और अब इंशाल्लाह ताला आसानियाँ हो जाएंगी। फिर एक स्ट्रगल कि जॉब सर्च करनी है, और जॉब सर्च करना कनाडा में अगर आप लोग रहते हैं और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि कनाडा में जॉब ढूंढना, और वो भी अच्छी जॉब ढूंढना, कितना मुश्किल है। पूरा 1 साल मेरे हस्बैंड ने जॉब्स अप्लाई की इधर उधर उधर। मेरे हस्बैंड कहते थे कि गुल ये जो है जॉब सर्च करना वो फुल टाइम जॉब है। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी हो जाते थे कि इतनी मेहनत की है, 4-5 साल स्टडी की, ये किया, सब छोड़ा, पाकिस्तान छोड़ा, घर बार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, लेकिन ये तो कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा, अभी तक सब बुरा बुरा हो रहा है। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने रहमतों के दरवाजे खोल दिए और फिर क्या हुआ कि हमारे पास 3 जॉब्स ऑफर आई, और वो मैंने लिखी हुई है क्योंकि मुझे वो नाम भूल जाते हैं। तो पहली हमें जॉब मिली, तो जो पहली जॉब उनको मिली थी, वो पहली जॉब उनको मिली थी टोरंटो कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ की जॉब। बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अपीलिंग जॉब थी। साथ ही दूसरी जॉब की ऑफर हो गई, वो हुई थी सऊदी अरेबिया से किंग सऊद यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, और उनका पैकेज भी बहुत अच्छा था। तीसरी जॉब मेरे हस्बैंड को जो वो भी उसने की है, जो भी वो कर रहे हैं, वो थी जी नेट में। नेट अल्बर्टा में जॉब उनको मिली एज अ प्रोफेसर, और वो थी, इसका नाम है जी नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये कनाडा वाइड सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो मेरे हस्बैंड इसमें इतना वो उनको बहुत ज़्यादा इस बात पे गौर नहीं करना पड़ा या पूछना नहीं पड़ा किसी से, या इस चीज़ पे सर्च नहीं करनी पड़ी कि क्या हो तुम, क्योंकि उनको पता था इतने बड़े नाम की तरफ से उनको जॉब ऑफर हुई। तो उन्होंने तो झटपट उसको ऐसे पकड़ा, कैच किया, और उन्होंने कहा कि हम लोग इधर जाएंगे, हमने कहीं भी और नहीं जाना जी। तो अब जॉब को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इंटरव्यू हो गए, सब कुछ हो गया। तो अब जी एक और प्रॉब्लम कि अब हमें एक और बड़ा मूव करना है। हम रहते थे ओंटारियो में, ओंटारियो से अल्बर्टा की फ़्लाइट ही सिर्फ 4 घंटे की है।
तो वो एक मूविंग का प्रोसेस, और इस तरीके से हम लोगों ने मूव किया, जो हम लोगों ने सोचा हमने वो किया। हम लोग आए, हमने वहाँ पे सारे फ्रेंड्स छोड़े, अच्छे फ्रेंड्स बनाए थे, बड़ी अच्छी यादें थी माशाल्लाह। मेरे तीनों बाकी बच्चे वहीं पे पैदा हुए। जिब्राइल 1 साल की थी जब हम लोग इधर आए थे। तो इस तरीके से बहुत जल्दी ये सारे काम हो गए। फिर जब हम लोगों ने इधर आके हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की, तो हमारी लाइफ चेंज हुई थी यहाँ आके। जब हमें अच्छी जॉब मिली, बहुत अच्छा पैकेज था, बड़ी सहूलतें थी, तो हमारी जॉब जिस तरह से हम सोचते भी नहीं थे, हमें उस तरह की जॉब मिल गई। उसने हमारी लाइफ को इतना चेंज किया कि जो आज आपको हम नज़र आते हैं, वो सब का सब हमारी इस जॉब की वजह से है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इतना करम है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जो जॉब लाइक इसमें ऐसी कोई मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स को देखा जिनके हस्बैंड ने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज ली। उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया, लेकिन स्टिल अभी तक उनको उस तरह की जॉब्स ऑफर नहीं हुई जो वो चाहते हैं। तो आपको स्ट्रगल आपकी लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो इस तरीके से सबका तजुर्बा डिफरेंट है। ये मेरी स्टोरी थी, मेरी लाइफ की स्टोरी थी, और जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो आप सुनना चाहते थे, जो आप पूछना चाहते थे। तो लाइफ में मैंने अपने, जब हम कनाडा आए 2006 से लेके 2013 तक, हम 2014 में इधर आए थे, तो हमें ये पूरा का पूरा जो हमारा चक्कर था, इसमें हमने स्ट्रगल भी की, हार्ड टाइम भी देखा, अच्छा टाइम भी देखा, बच्चे पैदा हुए, फैमिली बनी, बॉन्डिंग हुई हस्बैंड के साथ, और ज़्यादा हस्बैंड से ज़्यादा कुर्बत हुई। हस्बैंड, जब आप अकेले होते हैं तो आपके हस्बैंड ही आपके दुख सुख के साथी होते हैं, आपके पास कोई और दूसरा नहीं होता जिससे आप बात करें, कुछ करें। तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरा जो बॉन्डिंग है, जो मोहब्बत है, वो एवरी डे के साथ बढ़ी। लाइक मेरी जो शादी हुई थी, वो भी मैं आपको कभी स्टोरी सुनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी शादी की स्टोरी सुनने में, क्योंकि बहुत फिल्मी है। अगर कोई राइटर यहाँ पे सुनेगा मेरी शादी की स्टोरी, तो वो ज़रूर उस पर मूवी बनाएगा या ड्रामा, क्योंकि बहुत डिफरेंट है। मैंने बहुत कम ऐसी शादियाँ देखी जैसे मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी हुई थी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, और मैं देखूंगी कि अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों ने लाइक की, जिसमें मैं बात कर रही हूँ आपसे 1 to 1, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, लाइक मैं कुछ कर नहीं रही, ना कुकिंग कर रही हूँ, ना मेकअप कर रही हूँ, और आपसे बातें कर रही हूँ, और ये बातों का भी एक अपनी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो ये मेरी लाइफ की स्ट्रगल है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं उनको थोड़ी सी पिक्चर मैंने क्लियर की होगी कि मैंने क्या किया, किस तरीके से हमने यहाँ पे आके सर्वाइव किया, स्ट्रगल की, और स्ट्रगल के बाद अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा टाइम भी दिखाया। और इंशाल्लाह ताला अगर आप आते हैं यहाँ पे, या अगर आप हैं, तो अल्लाह से मायूस होना नहीं है, मायूसी गुनाह है, अच्छे की उम्मीद रखें। खुदा इंशाल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ेंगे, आपके लिए अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि वक्त की ये खूबसूरती है, वो अच्छा है या बुरा है, वो रुकता नहीं है आपके लिए। आप अदरवाइज तो आप सांस भी नहीं ले सकते। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा हो और वो लंबा चलता जाए, तो आपकी तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाए। तो खुदा किसी को भी उसकी आजमाइशों से ज़्यादा या उसकी हिम्मत से ज़्यादा आजमाइशें नहीं देते। तो मेरी तो आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसाइशें पैदा करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और आपकी ज़िंदगी में वो फैसले करे जो आपके लिए अच्छे हैं। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि अब हमारा टाइम गुजरता जा रहा है और हमारे बच्चों का टाइम आ रहा है। मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा कि खुदा उनके नसीब अच्छे करे, उनको नेक लायक और अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए। क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि बच्चे, कोई हमारे बच्चों से मिले तो ये ना बोले कि ये बाहर के मुल्कों में आपने बच्चे रख के पाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। लाइक उनकी परवरिश में मुझे एज अ माँ मुझे नहीं फील होता कि मैंने कोई कमी छोड़ी है। लेकिन आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा किसी की दुआएं भी कबूल कर सकते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। अगर आपको कोई भी मुश्किल है, कोई सवाल है, कोई ऐसी बात जो आप मुझसे करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे इट्स गुल्स लाइफ इन कनाडा, आप मुझे फॉलो करें, अपने क्वेश्चंस भेजें, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। अभी तक तो मेरी कोशिश होती है आपके सारे कमेंट्स का मैं खुद पर्सनली जवाब देती हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों से इन टच रहूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये जो आपकी 1 to 1 जो आपकी फीलिंग होती है, जो आपकी बॉन्डिंग बनती है, वो आप सबके साथ नहीं बना सकते। और मुझे तो लोगों के साथ मिलना, उनसे मोहब्बतें उनमें बांटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आपसे लूँगी इजाज़त, वीडियो लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे थम्स अप दीजिएगा, मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग इंटरेस्टेड है इमिग्रेशन में या इस लाइफ में, तो शायद उनको इससे हेल्प मिल जाए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी करना मत भूलें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।